नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्वरूप परिवार में। दोस्तों, अपनी ये क्लास नंबर 4 है जो सीईटी 12th और स्नातक पर चल रही है। जो ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन की जो ऑब्जेक्टिव पुस्तक आ रखी है 12th और स्नातक दोनों लेवल की, उसकी आपको डेमो पीडीएफ देखनी है, कंटेंट देखना आपको सामने दिखाई दे रहा है। एसआई सिलेक्शन कंटेंट अपन कोशिश कर रहे हैं इसको पूरा करवाए। इस पुस्तक को ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन आप ऐप पे जाओगे तो कल तक इसमें विशेष ऑफर है, उसके बाद आपके डिस्काउंट नहीं मिलेगा और ऑफलाइन पूरे राजस्थान में उपलब्ध है। अपन ने सभ्यता कंप्लीट करी थी, उसके बाद राजस्थान के प्रमुख शासक और उपाधियाँ, इसकी अपने थ्योरी वाली भी क्लास देखी थी। अगर वो दोनों आपने 3 वीडियो अपने अभी तक नहीं देखे तो पहले वो देखना। आज अपनी क्लास नंबर है 4, ठीक है। शासक और उनकी उपाधि अपने देख ली थी। आज इसका अपन जो ज्ञान स्वरूप की पुस्तक है उसमें अपना कंटेंट देखेंगे। जो एमसीक्यू पर्सन जो वर्तमान पैटर्न पर अधीनस्थ बोर्ड पेपर ले रहा है, इसी लेवल के पर्सन आपको पुस्तक में मिलेंगे भाई, ठीक है। पहला प्रश्न देखो, राजस्थान की जो प्रशासनिक और आपके राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में आपको कथन दिए गए हैं, इनमें से सत्य कथन है वो आपको बताना है, ठीक है। आप खुद भी लास्ट टाइम इसका रिवीजन करोगे तो आपके बहुत काम आएगा भाई, ठीक है। प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था देखो, जागीरदारी व्यवस्था मुख्य रूप से रक्त संबंध और आपके सगोत्रीय कुलीय भावना पर आधारित थी। बिल्कुल, जो जागीरदारी व्यवस्था थी वो किस पे आधारित थी? मुख्य रूप से रक्त संबंध या सगोत्रीय कुलीय भावना थी, उस पर यह आधारित थी। बिल्कुल सत्य बात है भाई, ठीक है। दीवान राज्य का प्रमुख मंत्री होता था। उस समय जो दीवान था वो राज्य का प्रमुख क्या होता था भाई? आपके मंत्री होता था। इसी में जैसे दोस्तों ये स्टेटमेंट दे रखी है अधीनस्थ बोर्ड, इन स्टेटमेंट से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। एक प्रश्न में 5-6 क्वेश्चन है। जबकि बख्शी क्या करता था? सेना को वेतन देता था। देखो, दीवान राज्य का प्रमुख क्या होता था? मंत्री। और बख्शी सेना को क्या देता है भाई? आपको वेतन देता है या सैन्य संबंधी अन्य कार्य करता है। ये कथन भी आपके पूर्णतः सत्य है। राज्य का प्रशासन सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य को परगणों में विभाजित कर दिया जाता था, जिसका सर्वोच्च अधिकारी कौन था? जो परगणों में विभाजित करेगा तो परगण अधिकारी उसका सर्वोच्च अधिकारी होता था। ये बात भी सही है। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, देखो सबसे छोटी इकाई प्रशासनिक राजस्व में देखें तो ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, जिसका प्रशासनिक कार्य ग्राम प्रशासन में कौन करता था? ग्राम पंचायत। दोस्तों, चारों ही आपके जो कथन स्टेटमेंट है वो आपके पूर्णतः सत्य है। आप इसके वाक्य आराम से पढ़ लेना, ठीक है। राजस्थान की राजशाही शासन व्यवस्था में राजा राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च अधिकारी होता था भाई, ठीक है। सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? राजा होता था, ठीक है। तथा मंत्री उससे शासन कार्य में सहायता प्रमुख मंत्री को दीवान कहा जाता था। ये कंप्लीट भाई क्या, आप इसको पढ़ लेना भाई। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है सेकंड। देखो अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, मैं जूम भी कर देता हूँ भाई, ठीक है। कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो भाई। देखो, कथन और कारण, अधीनस्थ बोर्ड इस प्रकार की क्वेश्चन दे रही है आपको। इसी प्रकार से आपको मैंने ज्ञान स्वरूप की पुस्तकों में विशेषता बताई, लेटेस्ट पैटर्न पे किताबें चलती है भाई, ठीक है। एक सेकंड, ये चीज़ें आप ध्यान रखना थोड़ी सी। देखो, कथन कारण को पढ़ना है। कथन एक क्या कह रहा है? 17 जुलाई 1734 को मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय की अध्यक्षता में, सही बात है, हुडा सम्मेलन हुआ। दोस्तों, हुडा सम्मेलन जगत सिंह आपके द्वितीय की अध्यक्षता में 17 जुलाई 1734 में हुआ, एकदम सही बात है। और ये सवाई जय सिंह ने, जयपुर वाले ने ये बुलाया था। अध्यक्षता किसने करी थी? जगत सिंह सेकंड ने। बुलाया किसने था? सवाई जय सिंह ने। ये भी ध्यान रखना। कब हुआ? 17 जुलाई 1734, याद भी रह जाएगा। 17 34 तो 17 और जुलाई याद रखना। कारण क्या था? सभी राजपूत शासकों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को त्याग कर वर्षा ऋतु के बाद रामपुरा में एकत्रित होकर मराठों को राजपूताना में पूरी तरह धकेल दिया था। दोस्तों, पूरी तरह तो नहीं धकेला था, ठीक है। ये कथन आपके क्या पूर्णतः आपके भाई गलत है, ठीक है। आपका इसमें एक सही है कथन और कारण वाली, मतलब कारण भी आपका सही होना चाहिए, तब दोनों सही होते हैं, ठीक है। कथन कारण करने की आसान सी विधि है, ये आपको ध्यान रखना। मतलब ए तो सही है, आर इसकी वाक्या नहीं कर रहा, आर गलत है भाई, ठीक है। सी ऑप्शन ए सही, आर गलत है, ठीक है। कंप्लीट वाक्या दे रखी है। मालवा और गुजरात के मराठों के बढ़ते प्रभाव, ठीक है, और राजपूताना विशेषकर बूंदी व उनके प्रथम हस्तक्षेप के बाद सवाई जय सिंह
राजपूत शासकों को संगठित करने का प्रयास करा। मैंने कहा बुलावा किसने दिया था? सवाई जय सिंह ने। इस उद्देश्य से 16 जुलाई 1734 को हुडा सम्मेलन एक प्रारंभ हुआ। इसकी अध्यक्षता में मेवाड़ जगत सिंह द्वितीय और 17 जुलाई को ये समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। इसलिए हुडा सम्मेलन कब होता है? तो 17 जुलाई, ठीक है, 1734। समझौते में यह तय किया गया था कि वर्षा ऋतु के बाद सभी शासक अपनी सेनाओं के साथ रामपुरा में एकत्रित होंगे और मराठों के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये योजना कभी धरातल पर नहीं उतर पाई। क्योंकि इसीलिए तो ये गलत हुआ है ना, पूर्णतः नहीं हुआ। प्रत्येक शासक अपने स्वार्थ थे, इसीलिए एकजुटता यहाँ पे स्थापित होना असंभव था। अतः हुडा सम्मेलन में एक पूर्णतः ये असफल प्रयास साबित हुआ है। मराठों के धकेलने का दावा करना और इसका कारण गलत है। हर एक चीज़ को इस प्रकार से इसमें समझाया गया भाई, ठीक है। अब दोस्तों जितना बड़ा क्वेश्चन होता है, मैं हमेशा बताता हूँ, उतना ही आसान होता है क्वेश्चन को सोल्व करना। कैसे? देखो दोस्तों, आपके सामने युद्ध दे रखे हैं, आपको इसके सामने डेट दे रखी है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि तुंगा का युद्ध 1787 में हुआ है, ठीक है, 28 जुलाई 1787। मतलब सी में 2 होना चाहिए। सी में 2 किस में? सी में 2 इसमें नहीं है, सी में 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही ऑप्शन में है सी में 2, ठीक है। अगर इसमें से आपको एक भी पता होता है तो आसान होता है कि चीज़ें। और ये तुंगा का युद्ध अधीनस्थ बोर्ड और आरपीसी का फेवरेट क्वेश्चन है भाई। इसको डीप पूछा भी जाता है और आसान भी पूछ लेते हैं। बाकी आप मिला दो। राजमहल आपके 1747। बगरू का युद्ध अपन ने नोट्स में भी पढ़ा था, ठीक है, 1748। पाटन का युद्ध 1790। इनका क्रम भी याद रखना भाई, ठीक है। सबसे पहले राजमहल का युद्ध 1747 में, फिर बगरू का युद्ध 1748 में, एक साल बाद। मतलब राजमहल के बाद बगरू आता है, 47 के बाद 48 आता है। तुंगा 87 ये तो याद रह जाएगा। तुंगा के बाद आता है पाटन 1790। और ये कंप्लीट इसकी व्याख्या दे रखी है, ये आप पढ़ सकते हो। सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी के लिए उनके पुत्र कौन था? ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य क्या हुआ था? उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था। ये भी PYQ। ये आप वाक्य पढ़ोगे, इस वाक्य से आपको बहुत से क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। 1 मार्च 1947 को, ठीक है, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह मराठों व अन्य की सहायता के लिए मध्य एक राजमहल का युद्ध हुआ था। कब हुआ? 1747। किस किस के मध्य? ईश्वरी सिंह और माधो सिंह है, जिसमें विजय किसकी हुई थी दोस्तों? ईश्वरी सिंह की। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजमहल का युद्ध 1747 ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच, जिसमें विजय किसकी होती है? ईश्वरी सिंह की भाई। यहाँ पे क्या होती है? विजय होती है। ये आपको ध्यान रखना है। राजमहल के बाद मैंने बात करी थी बगरू, 1747 में वो हो गया था, 1748 में बगरू होता है भाई, ठीक है। ईश्वरी सिंह की मराठों के साथ पुणे मुठभेड़ हुई, जिसमें वह ईश्वरी सिंह पराजित हुआ और मराठे और यहाँ पे माधो सिंह की शर्तें माननी पड़ी। दोस्तों जहाँ पे ईश्वरी सिंह आपको राजमहल में जीतता है, फिर बगरू का युद्ध वापस होता है ईश्वरी सिंह और माधो सिंह, ठीक है, वापस मुठभेड़ हो जाती है ईश्वरी सिंह की। तो यहाँ पे ईश्वरी सिंह हार जाता है और यहाँ पे मराठे वगैरह और माधो सिंह इसके साथ है, तो ये जीत जाते हैं। तो इसकी शर्तें माननी पड़ती है भाई, ठीक है। फिर तुंगा का युद्ध होता है जयपुर नरेश प्रताप सिंह और जोधपुर के जो राठौड़ों की संयुक्त सेना का महादजी सिंधिया मराठों के साथ, ठीक है, ये ध्यान रखना। जयपुर नरेश कौन है? प्रताप सिंह। और जोधपुर के मराठों की संयुक्त सेना का अपन बात करें, महादजी सिंधिया मराठों के साथ युद्ध होता है 28 जुलाई। डेट भी याद रखना, सबसे इम्पोर्टेंट है, हर पेपर में पूछा जाता है भाई। तुंगा का युद्ध 28 जुलाई 1787, ऐसे भी याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ भी 7 आ रहा है, पीछे भी 7 आएगा, 1787। इसके पश्चात मराठे व राजपूत के मध्य पाटन का युद्ध होता है 90 में, 20 जून को, जिसमें मराठा सेना को निर्णायक यहाँ पे क्या होती है? विजय हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें फैक्ट है, आपको याद रखना है, बार बार बुक से इसका रिवीजन करते रहना। अभी इसको आप यहाँ पे पढ़ लो, पता चल जाएगा भाई आपको, ठीक है। देखो, मारवाड़ के राठौड़ शासक के संबंध में आपको कथन दिए गए हैं और इनको आपको जो सत्य कथन है वो आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। देखो, राव मालदेव 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 में, ठीक है। किसके मध्य? मालदेव और आपके शेरशाह
सूरी के मध्य का सामना किया। उनके सेनापति, ठीक है, कौन थे? मालदेव के जेता और कुंपा यहाँ पे वीर गति को प्राप्त हो गए थे। वो मुट्ठी भर बाजरे के लिए कल अपने नोट्स देखा था, वो इसी युद्ध के बारे में शेरशाह सूरी ने कहा था भाई। रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, कल देखा था, लेकिन उन्होंने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। नहीं करी थी दोस्तों, नहीं करी थी भाई, ठीक है। तो ये तो कुछ भी हो जाए, दो ऑप्शन तो आपके लिए गलत है। सत्य पूछा है। मोटा राजा उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में उनके पुत्री जोधाबाई जगत गुसाई का विवाह जहांगीर के साथ हुआ था भाई। सही बात है। मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी जोधाबाई, जिसको जगत गोसाई भी कहा जाता था, जिसका विवाह किसके साथ हुआ है? जहांगीर के साथ, ठीक है, 1587 में। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने 1658 में आपके धर्मत के युद्ध में तारा सिकोर का साथ दिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कब दिया था? धर्मत के युद्ध में 1658 ईस्वी में। एक एक चीज़ ध्यान रखना, मतलब ये भी सही है, मतलब 1 3 4 सही है, 1 3 4 सही, 2 आपके गलत हो जाएगा, 2 इसमें, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4, आप पैटर्न दे सकते हो दोस्तों ज्ञान सरोवर का। थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि कठिन प्रश्न है, पर इसी लेवल को आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और इसकी वाक्य आप पढ़ लेना अच्छे से, मैंने कल आपको बता दिया था। बुक पूरे राजस्थान उपलब्ध है। जैसा कि मैंने कहा था कि अपन कोर्स कंप्लीट करेंगे, तो अपनी कंटिन्यू चल रही है और क्लासेस भी बढ़ा देंगे। मैंने वापस कहा था कि कोर्स आपके कमेंट पर निर्भर करते हैं कि आप कितना पढ़ना चाहते हैं भाई, ठीक है। मार्केट में कंटेंट की कोई कमी नहीं है, पर एक प्रकार से ज्ञान सरोवर का सिलेक्शन कंटेंट है, उसी पे हम काम कर रहे हैं भाई। मेवाड़ में जो गोइल सिसोदिया राजवंश, हमने देखा था कल, मेवाड़ में कौन सा है? गोइल सिसोदिया राजवंश। इनके कालक्रम को आपको व्यवस्थित करना है भाई। सबसे पहले आपको पता है महाराणा अमीर आया था, तो 2 नंबर पहले आएगा, 2 नंबर इसमें भी, ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे भाई, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। महाराणा अमीर के बाद में यहाँ पे शुरुआत होती है भाई लाखा से, क्योंकि सारी चीज़ें मेवाड़ में जो सोने की चीज़ें वगैरह वो लाखा से शुरुआत होती है, और यहीं से मेवाड़ का इतिहास मोस्टली चीज़ें प्रारंभ होता है। तो 2 के बाद में 4 इसमें नहीं है, 2 के बाद 4 इसमें है, फिर मोकल, और मोकल के बाद में आता है आपका कुंभा, ठीक है भाई। देखो, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार के बाद सिसोदा ठिकाने के जागीरदार राणा हमीर ने 1326 में मालदेव के पुत्र को परास्त कर चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया था हमीर ने, और सिसोदिया राजवंश की क्या यहाँ पे नींव रखी थी भाई, ठीक है, 1326 में। महाराणा हमीर के बाद छेतर सिंह, और फिर छेतर सिंह के बाद कौन आता है? आपके लाखा, 1382 से 1441 में मेवाड़ के शासक बने। इस समय जावर में चांदी की खानें निकली, मैंने बता दिया। लाखा और मारवाड़ में हंसाबाई का विवाह से महाराणा मोक्कल का जन्म हुआ। 1421 में लाखा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक 1421 से 1433 में मोक्कल बना था भाई। मोक्कल 1433 से मोक्कल की हत्या के बाद उसके पुत्र, ठीक है, महाराणा कुंभा मेवाड़ के शासक बने, और जो अपने स्थापत्य और सांस्कृतिक योगदान के लिए प्रश्न आया हुआ है भाई, प्रसिद्ध है। तो एक प्रकार से क्रम याद रखना है इस क्वेश्चन में भाई। हमीर, छेतर सिंह, अपने लाखा, मोकल और कुंभा, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए भाई। किसी का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो भाई, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, कमेंट आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 6 भाई। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, महाराणा कुंभा की राजनीतिक सांस्कृतिक उपलब्धियों के संदर्भ में आपको कथन पढ़कर विशेषकर ध्यान देना। असत्य कथन को आप बताना है कि इसमें से असत्य कथन कौन सा है भाई, ठीक है। 1437 में कल देखा था अपने, सारंगपुर के युद्ध में कुंभा ने मालवा के जो शासक था मोहम्मद खिलजी, उसको परास्त करा था, और विजय स्तंभ 9 मंजिला उसका निर्माण करवाया था, और विजय के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया, ठीक है, सही बात है भाई। और 1456 में, ठीक है, अपन ने देखा था 1456 में मालवा के मोहम्मद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन के मध्य चंपानेर की संधि हुई थी, जिसका उद्देश्य था कुंभा पर संयुक्त आक्रमण करना। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, देखो 1456 डेट याद रखना। मालवा के मोहम्मद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन आपके के मध्य चंपानेर की संधि हुई है, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था?
कुंभा को संयुक्त रूप से आक्रमण करना था। ये भी कथन सही है, ये भी आपके सही है। कुंभा ने स्थापत्य कला मैंने आपको बताया था, प्रोत्साहन दिया था। अचलगढ़, कुंभलगढ़, बसंतीगढ़ 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था भाई। ये भी आपके सत्य है। कुंभा के काल में गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ने मेवाड़ पर आक्रमण कर कुंभलगढ़ और चित्तौड़ दुर्गों पर पूर्ण अधिकार कर लिया था। दोस्तों कुंभा ने तो कुंभलगढ़ वगैरह पर अधिकार करने ही नहीं दिया कभी भी, ठीक है। तो ये आपके पूर्ण अधिकार कर लिया, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया भाई, ठीक है, डी गलत हो जाएगा। पर कंप्लीट आपको वाक्य दे रखी है। महाराणा कुंभा ने 1437 में युद्ध हुआ था आपके सारंगपुर का भाई। किसका युद्ध हुआ था? सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में, ठीक है। और महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी के मध्य, ठीक है, जिसमें आपके कुंभा जीत जाते हैं। 1456 में मालवा और गुजरात के शासक कुंभा को हराने के लिए चंपानेर की संधि। तो दो डेट आप याद रखना, 1437, ठीक है, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। और फिर 1456 चंपानेर की संधि, दोनों याद रखना। कोई सा भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है भाई। नेक्स्ट देखो, कुंभा एक महानिर्माता और विद्वान थे, ये मैंने बता दिया। 84 में से 32 दुर्ग जीते थे, ठीक है। मालवा व गुजरात के सुल्तान ने मेवाड़ पर कई आक्रमण किए, लेकिन कुंभा के श्रेष्ठ सैन्य संगठन के कारण कुंभलगढ़, चित्तौड़, मांडलगढ़, ठीक है, का एक भी इंच हिस्सा भी नहीं जीत सके, ठीक है। इसलिए ये कथन गलत है। हर एक प्रकार से कंप्लीट आपको भाई क्या ज्ञानसूत्र की पुस्तकों में देखने को मिलेगी भाई। देखो प्रश्न नंबर है आपके सामने 7th, आराम से देख सकते हो आप इसको। वो ये कथन और कारण को पढ़कर आपको सही बताना है। देखो 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ पर आक्रमण करा था? जालोर पर, और उसे विजय कर लिया था। और उसका नाम, जालोर का नाम क्या रख दिया था? जलालाबाद रख दिया था। एकदम स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट देखने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या सन सही दे रखी है, 1400 कहीं 8 तो नहीं दे रखी, ठीक है, 1411 दे रखी है, सही है। जालोर पर आक्रमण पूछ रहा है, किसने करा? खिलजी ने। इसका नाम क्या रखा? जलालाबाद। कथन कारण के लिए आपको जो कंप्लीट स्टेटमेंट है, कंटेंट है, वो सारा पता होना चाहिए। तीनों चीज़ें सही है, मतलब कथन एकदम सही है। इसका कारण देखो, जालोर के शासक कानरदेव, क्या उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 पर आक्रमण करा, उस समय जालोर का शासक क्या कानरदेव था? बिल्कुल था भाई, ठीक है, तो सही है। कानरदेव के एक दैया सरदार बिक्का ने, क्या कानरदेव का शासक बिक्का था? ठीक है, बिक्का सरदार ने विश्वासघात करा था, बिल्कुल करा था भाई, करते हुए मुस्लिम सेना को दुर्ग में घुसने का एक गुप्त मार्ग आपके बता दिया था। ये आपके कारण भी सही है भाई, ठीक है। कथन कारण की पूरी तरह व्याख्या कर रहा है, अगर नहीं करता तो यहाँ पे वो नाम चेंज कर देते हैं। अब जरूरी नहीं कि परीक्षा में आपको हो सकता है कि सेम टू सेम पर्सन मिल जाए, पर हो सकता है कि कथन ये रह जाए, कारण में कुछ और दे के कारण गलत करवा दें। पर आपको कंटेंट पता हो तब आराम से आप सही कर सकते हो क्वेश्चन भाई, ठीक है। ये मैंने बता दिया भाई कि आप इसकी पढ़ लेना। देखो क्वेश्चन नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता है मिलान करना है भाई। राजपूताने का करण तो किसको बोलते हैं? राव राय सिंह को बोलते हैं, ठीक है। विषम घाटी पंचानन हमीर को बोलते हैं, यही मिला लो। डी में 2 किस्में है, डी में 2 इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन तो कट गए। 1 में 3 किस्में है, 1 में 3 किस्में है भाई, 1 में 3 किस्में है, इसमें 1 में 3 इसमें नहीं है। बस आपको 2 से ही पता चल जाएगा, ठीक है। देखो उसके बाद कलयुग का करण रावलून करण, और फिर है जंगलदर बादशाह, तो आपके राव करण सिंह जो बच गया, आराम से आप वो कर सकते हो। ये कंप्लीट वाक्य क्या है, ये आप पढ़ते रहना भाई, ठीक है। सारी चीज़ें इसमें दे रखी है, इन्हीं में से कंप्लीट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आमेर जयपुर के कछावा राजवंश, ये अपने कल देखा था, छोटे छोटे प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। जयपुर में कौन सा राजवंश था? कछावा राजवंश के शासक के संबंध में आपको कौन सा कथन सत्य है, ये असत्य है, इस पर विशेष कर ध्यान देना भाई। जो गलत करवाते हैं वो यही करवाते हैं कि कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है भाई। देखो जयपुर वाले में जो आपका कछावा राजवंश है, उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। साथ साथ में अपन कंटेंट भी कर रहे हैं, और साथ साथ में अपन MCQ भी कर रहे हैं कि डायरेक्ट आपकी पर्सन आराम से आप कर सको भाई।
देखो जयपुर के कछावा राजवंश की अपन बात कर रहे हैं। बहारमल ने 1562 ईस्वी में सांबर में अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर से कर मुगलों की अधीनता स्वीकार करी थी बहारमल ने। बिल्कुल सही बात है। बहारमल ने 1562, एक तो ये स्टेटमेंट याद रखना, ने कहाँ पे, सांबर में अपनी पुत्री का क्या नाम था, हरकाबाई, उसका विवाह किससे करा था, अकबर से, और आपके मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लिया था बहारमल ने। कथन है आपके एकदम सत्य है भाई। बहारमल हो गया। भगवान दास ने 1562 से 85 में भगवान दास की पुत्री थी मानबाई का विवाह किससे करा था, जहांगीर से किया, जिससे खुसरो का जन्म हुआ। एकदम सही है। 1562 और 1585 दोनों याद रखना, बहारमल और आपके भगवान दास दोनों कथन सत्य है। मान सिंह ने 1592 ईस्वी में उड़ीसा को आपके विजय कर लिया। पहली बार उसे मुगलों का साम्राज्य का अंग बनाया था। तो क्रम में पूछते हैं तो उड़ीसा सबसे पहले आता है। मान सिंह जो अकबर भेजता है उसको। तो मान सिंह ने 1592 में उड़ीसा को विजित करा और विजय करने के बाद पहली बार उसने मुगल साम्राज्य का अंग बनाया। सही बात है भाई। सवाई जय सिंह ने 1734 ईस्वी में मराठों का राजपुतानों में आमंत्रित कर बगरू के युद्ध में ईश्वरी सिंह को पराजित करा। ईश्वरी सिंह को पराजित करा दोस्तों, एकदम कथन आपके क्या है, असत्य है। आपको मैंने पहले भी बताया था, सवाई जय सिंह ने मराठों को आमंत्रित नहीं किया था, ठीक है, बल्कि उन्होंने 1734 में मराठों के विरुद्ध आमंत्रित थोड़ा विरुद्ध राजपूत राजाओं को हुडा सम्मेलन में संगठित करने का प्रयास किया था। बगरू का युद्ध हुआ था आपके 1748 में। सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र, ठीक है, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य युद्ध लड़ा गया। तो ये कथन पूर्णतः आपके क्या हो गया, असत्य हो गया। सारी चीज़ें दोस्तों इसमें आपके दे रखी, आराम से आप पढ़कर इसको अच्छे से याद कर लेना। एक बार से याद नहीं होगा, कम से कम 2-3 बार इसका आप रिवीजन करना भाई। क्वेश्चन नंबर 10, बीकानेर के राठौर राजवंश के शासकों से उनसे जुड़ी घटनाओं के कालक्रम से प्राचीन व नवीन की ओर व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, मतलब जो पुराने टाइम से आपको नवीन टाइम पर आना है वो आपको बताना है। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपकी क्या होती है, राव बिक्का द्वारा बीकानेर की स्थापना आपके सबसे पहले प्रारंभ होती है भाई। ठीक है, और फिर आपके क्या होता है, राव लूणकरण का आपके युद्ध होता है। तो यहाँ से आप 2 में 1, 2 में 2 से 1, 2 से 1, 2 से 1, तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 1488 ईस्वी में राव जोधा के पुत्र राव बिक्का ने जांगल प्रदेश में बीकानेर नगर की स्थापना करी थी। ठीक है, 1526 ईस्वी में राव बिक्का के पुत्र राव लूणकरण आपके डोसी के युद्ध में नाललोर के नवाब आपके अबीमीरा से लड़ते हुए मारा गया था, और ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, फिर आपके 1541 में 1541 में बीकानेर के राव जैत सिंह ने मालदेव की सेना का सामना किया और पाहेबा और साहेबा के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया। पाहेबा या साहेबा का युद्ध याद रखना 1541। ठीक है, 1570 में राव कल्याणमल ने अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर मुगलों की अधीनता स्वीकार करी थी। तो ये 1570 में। ठीक है, ये रहा पाएबा 1500 आपके 41, 1587 में आपके राव कल्याणमल द्वारा नागौर दरबार। ठीक है, ये दोनों ही आप ध्यान रखना, 3 और 4 कल्याणमल, ये 1570 में भाई। ठीक है, आप मिलाओगे ये 1541 में। ठीक है, सी के 3 के बाद 4 आएगा। तो ये सारे स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं। 10 क्वेश्चन अपन ने इसमें से भाई कर लिए। अब देखो तो सारे क्वेश्चन दोस्तों आप खुद भी करके देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई में जो मैं आपको साथ में कंटेंट करवा रहा हूँ वो पढ़ के भी आप साथ में कर रहे हो तो लगभग आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। कथन 1 और कारण 2 को आपको वही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देखो, 1301 में अलाउद्दीन खिलजी एक के रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार कर लिया, जहाँ अमीर देव लड़ता हुआ मारा गया। केसरिया कर लिया भाई अमीर ने। ठीक है, और महिलाओं ने यहाँ पे जलजोर कर लिया था। कथन एकदम सत्य है, कोई आपको दिक्कत नहीं आ रही, ना तो सन में दिक्कत आ रही, ना कोई यहाँ पे अकबर लिखा हुआ, ना यहाँ पे दुर्ग भी सेम है, और अमीर देव भी मर गया। ठीक है, सारी चीज़ें आपको कंटेंट के अनुसार कथन तभी सही होता है। ठीक है, कारण अमीर देव ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोह सेनापति जो
मंगोल नेता मोहम्मद शाह व कबरू को शरण दी थी, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक करा था भाई, ठीक है। और खिलजी ने उन्हें सौंपने की मांग को ठुकरा दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा भाई इनको हमें वापस सौंप दे, हम तुम्हारे ऊपर युद्ध नहीं करेंगे। पर हम कहाँ करने वाला था अमीर भी, ठीक है, इसीलिए तो अमीर हट कहा जाता है, हट बैठ गया। तो दोनों ही कथन आपके लिए भाई सही है, और ये सही वाक़या कर रहे हैं। ये दो सेनापति है, तो ये भी एकदम नाम सही लिखे हैं। यहाँ पे कोई दूसरे नाम लिख देते तो कारण गलत हो जाता भाई, ठीक है। तो बाकी आप क्वेश्चन इसमें करते रहना, ये सारी इसकी वाक़या दे रखी है भाई, ठीक है। कंप्लीट आप इसको पढ़ना। तो मैं चाहता हूँ कि इसको आपको कंप्लीट हर टॉपिक को एक प्रकार से शॉर्ट नोट से बता दूँ, ठीक है। ऐसे तो कंप्लीट होगा नहीं, और हर क्वेश्चन के 15-20 क्वेश्चन, 15 या 10 क्वेश्चन आपको मैं करवा दूँ। तो अपना जो CET का सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा भाई, ठीक है। CET 12th और CET स्नातक। साथ साथ में मैं आपको, देखो मैंने जब शुरुआत करी थी तो सभ्यता वाले शॉर्ट नोट्स मैंने आपको, जहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं, सारी करीम चीज़ें मैंने आपको सभ्यता वाले टॉपिक में सारी बताई। जो कल वाली उसमें क्लास ली अपने, मैंने जितने भी आपके शासक और उपाधियाँ हैं जहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं CET के अकॉर्डिंग, वो सारी मैंने आपको बताई। आज अपने 10 क्वेश्चन, कहने को तो 10 क्वेश्चन है, पर इसको हर एक क्वेश्चन में 4 अपन क्वेश्चन है, तो 40 क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको 5-5 क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे नहीं कि वन लाइनर क्वेश्चन कर रहे हैं, हर एक लाइन में एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके पास, आपके पास ये पुस्तक होनी चाहिए, अपन कंप्लीट करेंगे। साथ साथ आपको 10 क्वेश्चन जैसे मैंने कराए, तो 10-20 क्वेश्चन आप खुद करके देखना कि आपके कितने सही हो रहे हैं। पहले कंटेंट और उसकी PDF है वो मैं टेलीग्राम पे 1-2 दिन में साथ में डाल दूंगा, ठीक है। जो मैं शॉर्ट नोट्स वगैरह आपको दे रहा हूँ वो मैं आपको एक साथ डाल दूंगा, ठीक है। 2-3 क्लास हो जाए। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कंटेंट कैसा लगा। और अगला जो शॉर्ट नोट्स वाला टॉपिक होगा जो वो है अपने 1857 की क्रांति, ठीक है। लास्ट टाइम आपको ये भी पढ़ के चले जाओगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, और क्वेश्चन करोगे तो आपको वर्तमान पैटर्न और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करने का तरीका पता चल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।